नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। दोस्तों आज हमारे सामने जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो यूनिट प्लेस डिजिट के बारे में है। अब दोस्तों अगर हम इस चैप्टर की बात करें, ये दरअसल में नंबर सिस्टम के अंदर ही एक टॉपिक आप इसको कह सकते हो, यूनिट प्लेस डिजिट निकालना। और हर साल रफली 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें यूनिट प्लेस डिजिट से देखने को मिलते हैं। और असल में ना ये कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत ही आसान है। आप खुद रियलाइज करोगे आज के सेशन के अंदर कि अगर आप इस सेशन को शुरुआत से लेकर अंत तक देखोगे ना, आप रियलाइज करोगे कि यूनिट प्लेस डिजिट का हर एक सिंगल कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। तो करना यह है कि पेन और अपनी कॉपी साथ में लेके बैठना है, साथ साथ में समझेंगे कॉन्सेप्ट को, उसकी खूब सारी प्रैक्टिस भी करनी है। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपने मेरे साथ साथ इस सेशन को किया, आपका यूनिट प्लेस डिजिट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, साथ में बस आपको लगे रहना है। तो एक काम करते हैं, स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे मेरे बारे में नहीं जानते दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ शर्मा है। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर मैं काफ़ी लंबे टाइम से मैं सी सेट और बाकी जो इकॉनमी सब्जेक्ट है उसको मैं डील करता आ रहा हूँ। एंड बाकी सारी चीज़ें भी आप मेरे साथ यहाँ पे देख पाएंगे। बाकी देखो, आप में से जो बच्चे इस पर्टिकुलर सेशन की जिनको पीडीएफ चाहिए ना, तो मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, ठीक है, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू। यहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ जो है वो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी हमारा फोकस यही रहेगा कि लेक्चर के अंदर हम अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर लेंगे। मैं बहुत सारे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा आज के सेशन के अंदर। प्लस इसके जो नोट्स होंगे वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा पीडब्ल्यू ओनली एस, इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको यहाँ पे नोट्स जो होंगे सेशन के वो आपको देखने को मिल जाएंगे। राइट, तो एक काम करते हैं, बिना हम टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। सबसे पहली बात देखो, यूनिट डिजिट आखिर होता क्या है? ये वर्ड तो सबने सुना होगा ना। देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक नंबर है ए बी सी। अब देखो अगर आप इसका सी देखोगे ना, सी व्हाट विल बी सी, सी को हम बोलते हैं यूनिट डिजिट, बी को यहां पे हम बोलेंगे टेंस प्लेस की डिजिट, एंड ए को बोलेंगे हम हंड्रेड्थ प्लेस की डिजिट। राइट, मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई थी जब हमने नंबर्स के बेसिक्स डिस्कस किए थे। तो एक्चुअल में ना दोस्तों, आज के सेशन में हमारा जो फोकस रहेगा वो सिर्फ इस डिजिट को निकालने के ऊपर होगा, दैट इज यूनिट डिजिट को निकालने के ऊपर। बाकी आगे क्या है क्या नहीं है, इट इज नॉट रेलेवेंट टू अस। जब मैंने बोल दिया यूनिट डिजिट, तो आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट के ऊपर ही होना चाहिए। आई होप दैट इज क्लियर। जैसे बोलते हैं ना कि अर्जुन का ध्यान सिर्फ और सिर्फ मछली की आंख के ऊपर होना चाहिए, उसके आगे पीछे क्या है वो हमारे लिए मैटर नहीं करता। सेम वे हमारा ध्यान केवल और केवल यूनिट डिजिट के ऊपर होगा, बाकी आगे पीछे क्या है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब इसको समझने के लिए ना मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। देखो मान लो कोई मेरे से पूछे कि लेट्स से कोई नंबर है 693 इंटू 786, ऐसे मुझे कोई नंबर दे दिया और उसने मुझे पूछा कि इसकी भैया यूनिट डिजिट क्या होगी, क्या आप हमें बता सकते हो? अब देखो यार, इसको अंडरस्टैंड करो। जब आप यूनिट डिजिट निकालते हो तो आप कैसे काम करते हो? आप मल्टीप्लाई करोगे इसको, आप बोलोगे सर ये रहा 693, ये बना 786। आप इसको सॉल्व करोगे, ये आएगा 6 इंटू 3 18, एक कैरी जाएगा 6 इंटू 9 54, है ना, एक कैरी था तो 55, 5 कैरी गया, 6 इंटू 6 36 प्लस 5 41। ठीक है, फिर इस तरह से यहाँ क्रॉस आएगा। अब 8 के साथ करोगे, 8 इंटू 3 इज 24, यहाँ पे 2 कैरी गया, 8 9 72 प्लस 2 74, 7 कैरी गया, 8 6 48 प्लस 7 55। ठीक है, और जब हम आखिरी में मल्टीप्लाई करेंगे वो 7 से करेंगे, 7 3 21, 2 कैरी, 7 9 63 प्लस 2 था तो 65, 6 कैरी, 7 6 42 प्लस 6 48। अब देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इसका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा 8 9 6 14 1 कैरी, 14 1 कैरी 5, ये आंसर आएगा। ठीक है सर, ये आंसर आ गया। बट मेरा फोकस किसके ऊपर है? मेरा फोकस केवल और केवल यूनिट डिजिट निकालने के ऊपर है। अब मुझे बताओ इसकी यूनिट डिजिट क्या है? तो यूनिट डिजिट इसकी है 8, तो इसका आंसर आएगा 8। अब जरा एक चीज आप रियलाइज करो, आपने नोटिस किया इसके आगे बहुत बड़ा नंबर है, कुछ ना कुछ ये वाला नंबर। क्या ये मुझे मैटर कर रहा है आंसर के अंदर? नहीं। मेरे लिए मैटर क्या है? मेरे लिए मैटर है केवल और केवल यूनिट डिजिट का। तो देखो ये 8 आया कहां से?
ध्यान से देखो, ये बोलो 8 आया कहां से, आप बोलोगे सर ये 8 यहां से आया, यहां से, क्योंकि देखो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्रॉस है, क्रॉस है, तो ये जो 8 कंट्रीब्यूट किया ना, ये 8 यहीं से आया था, इस वाले से। और ये एक्चुअल में 8 कहां से आया था, जब मैंने 3 और 6 को मल्टीप्लाई किया था। आप समझ पा रहे हो, 8 कहां से आया, जब मैंने 3 और 6 को मल्टीप्लाई किया था। कहने का मतलब ना, जब मैंने पहले नंबर की यूनिट डिजिट को दूसरे नंबर की यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई किया, तो मेरा इस पूरे नंबर का यूनिट डिजिट मुझे मिल गया। तो आपने एक बात नोटिस की कि मुझे जब फोकस करना है यूनिट डिजिट निकालने के ऊपर और बीच में साइन हो मल्टीप्लाई का, तो आगे क्या नंबर है वो मेरे लिए फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे लिए फर्क पड़ता है कि यूनिट डिजिट आखिर उन दोनों नंबर की क्या होती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर 8 आएगा। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और करवाता हूं। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं आपको बोलता हूं, मुझे इसका बताओ 197 इंटू 198 इंटू 199, इसकी यूनिट डिजिट क्या है। अब आप सोचोगे कि सर ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो मैंने आपको बोला तो है कि आपको जब यूनिट डिजिट निकालना है तो फोकस केवल और केवल यूनिट डिजिट के ऊपर रखना है। तो ये नंबर की ना सिर्फ यूनिट डिजिट पे हम लोग फोकस करेंगे। तो फोकस रहेगा सिर्फ 7 इंटू 8 इंटू 9 को निकालने के ऊपर, दैट्स इट। बाकी आगे क्या है इससे कोई लेना देना है ही नहीं अपने को। इन नंबर से ना आगे वाली डिजिट्स तय होंगी, यूनिट डिजिट इससे तय नहीं होगी। यूनिट डिजिट सिर्फ 7, 8 और 9 से होगी। अब देखो इसको सॉल्व कर लो। देखो आप बोलोगे सर 7 इंटू 8 56 होता है। हाँ जी बिल्कुल। 56 इंटू 9 करना है क्या, ये भी बड़ा नंबर है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इसकी भी केवल यूनिट डिजिट ही ले लो, तो ये बन जाएगा 6 इंटू 9, ये बनेगा 54, और 54 की यूनिट डिजिट होती है 4। तो आंसर भाई हमारा 4 आ जाएगा। तो हमें ना मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट निकालने की जरूरत नहीं है। जो इंडिविजुअल यूनिट डिजिट्स हैं उन्हीं को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आपका ऑटोमेटिकली बन जाएगा। एक मैं आपको और एग्जांपल करवाता हूं। लेट से मैंने आपके सामने एक नंबर दिया 36 इंटू 44 इंटू लेट से 38 इंटू 27, ऐसे मैंने आपको नंबर दिया और मैं पूछ रहा हूं इसकी आप लोग मुझे यूनिट डिजिट बता दो। पहली चीज तो आपके दिमाग में आएगी सर बाकी सब हटाओ, फोकस ओनली ऑन यूनिट डिजिट। जैसे आपने फोकस किया तो आया ये 6 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 7, है ना। 6 इंटू 4 होता है 24, 8 इंटू 7 होता है 56। फिर से भूल जाओ बाकी सब, सिर्फ ध्यान दो 4 और 6 के ऊपर। 4 और 6 के ऊपर जब ध्यान दिया ये आया 24, तो 24 की यूनिट डिजिट कितनी होती है 4। तो भाई इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड। हमें केवल और केवल हमें यूनिट डिजिट के ऊपर यहाँ पे ध्यान देना है, बाकी और चीजें हमारे लिए मैटर नहीं करेंगी। वेरी गुड। एक कॉन्सेप्ट और मैं आखिरी बताना चाहता हूं बिफोर वी मूव ऑन टू फर्दर थिंग्स। देखो एक चीज आप रियलाइज करो, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लेट से मैंने आपको क्वेश्चन दिया 22 इंटू 23 इंटू 24 इंटू 25 इंटू 26, इसका मैंने आपसे पूछा यूनिट डिजिट क्या होगा। तो पहली बात तो आपको आगे वाले नंबर्स भूल जाने हैं। ऐसा मान के चलो कि 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता, सिर्फ पीछे वाले नंबर एग्जिस्ट करेंगे। वो क्या है 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। अब इसमें एक बात नोटिस करो, यहां पर ना आपका एक नंबर आया है 5, ठीक है, और 5 को हम एक इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे ही आपने 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया ना, ये बन गया 10। तो बन गया 10 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6। आगे आप इसको सॉल्व करोगे ना, मैंने बोला था 10 को तो भूल जाओ, फोकस सिर्फ 0 पे रखो, तो ये बनेगा 0 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 6। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते रहोगे, आंसर तो 0 ही आएगा। तो ये जो बड़ा सा नंबर आपके सामने था ना, इसकी यूनिट डिजिट कितनी निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। गॉट इट, गॉट इट। तो मेरा पॉइंट पता कहने का क्या है, आप इस बात को अंडरस्टैंड करो, अगर 5 को उसके साथ में एक इवन नंबर मिल जाए, अगर 5 के साथ ना जैसे ही आप एक इवन नंबर को मल्टीप्लाई कर दोगे, वो ऑटोमेटिकली उसका यूनिट डिजिट क्या बना देगा, उसको वो 0 बना देगा। ठीक है, आप जानते हो ना 10 बनाने के लिए क्या चाहिए, हाउ डू वी मेक 10। 10 बनाने के लिए मुझे एक 5 चाहिए और एक इवन नंबर मतलब जैसे कि 2 चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इवन नंबर के साथ 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो 0 बन जाएगी। अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर मान लो इवन डिजिट या इवन नंबर ना मिला, तो वो भी बता देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको मैं ऐसे पूछूं कि 23 इंटू 25 इंटू 27 इंटू 29, इसकी आप मुझे यूनिट डिजिट बताओ।
तो पहले तो आप बोलोगे ये बन जाएगा सर 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, बिल्कुल सही बात है। अब देखो एक बात अंडरस्टैंड करो, यहाँ पर पता क्या है, 3 इंटू 5 15 होता है, फिर 7 इंटू 9 होता है 63। फिर से आप सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस रखो, वो आएगा 5 इंटू 3, वो बन जाएगा आपका 15, और 15 की यूनिट डिजिट मतलब 5। तो एक बात आपने रियलाइज करी कि अगर ना एंड में 5 है किसी नंबर के, अगर वो एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आपका यूनिट डिजिट बन जाएगा 0। अगर वो ऑड नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट उस केस में 5 ही आएगा। बेसिकली कहने का मतलब ये है, अगर 5 को 2 का सहारा मिल गया या एक इवन नंबर का सहारा मिल गया, वो 0 बना देता है उस चीज को। अगर नहीं मिलता उसका सहारा इवन नंबर का, तो वो 5 का 5 ही रह जाता है। क्लियर हुई ये बात? इस बात को थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट यहाँ पे निकाल सकते हैं। आई होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बात हुई बहुत ही बेसिक्स की, ठीक है। अब थोड़ा सा हम इनकी पावर्स वाली चीज में चलेंगे, पावर्स में अंडरस्टैंड करेंगे। आई गिव यू एन एग्जांपल। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूं 4780, और मैंने आपको बोला इसकी पावर 156। इसकी आप मुझे यूनिट डिजिट लिख के बताओ कि क्या होगी यूनिट डिजिट। अब देखने में बहुत टफ लग रहा है, पर है बहुत आसान। सबसे पहली बात आप इस बात को अंडरस्टैंड करो, जब भी मुझे यूनिट डिजिट निकालनी है तो मेरा ध्यान केवल और केवल यूनिट डिजिट के ऊपर होना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब पता क्या है, यहां भले ही इसने 4780 लिखा है, ये 478 मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि जब मैं यूनिट डिजिट निकालूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करता हूं उसको निकालने के लिए। तो 478 होता, 623 होता, 597 होता, डजेंट मैटर। ठीक है, तो इसको मान के चलो दिस इज नथिंग बट 0 की पावर 156, और 0 की पावर 156 का यूनिट डिजिट क्या आएगा? वो 0 ही आएगा। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास कोई भी नंबर है, मान लो 6320 ऐसे कोई भी नंबर है, एंड उसकी कुछ भी पावर कर दो, मान लो 297 इसकी पावर कर दी, इसका आंसर हमेशा हमेशा 0 ही आएगा। क्योंकि ये तो नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, एग्जिस्ट करेगा 0। 0 की कुछ भी पावर करो तो हमेशा हमेशा यूनिट डिजिट 0 ही आएगी। तो ध्यान रखना है जीरो का रूल। जीरो का रूल क्या है? जीरो का रूल होता है कि कुछ भी पावर कर दो, हमेशा उसका आंसर 0 ही आएगा। ये पहला केस हमने पढ़ लिया जीरो के रिगार्डिंग। क्या जीरो वाली बात सबको क्लियर है? ठीक है, ऐसे अब हम बात करेंगे 1 की। देखो 1 का भी बहुत इंटरेस्टिंग रूल है, ध्यान रखना यहां पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछ रहा हूं 4971 की पावर 863, इसकी कोई आपको पूछे यूनिट डिजिट बताइए, तो पहली चीज क्या याद रखनी है, 497 मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, मेरे लिए एग्जिस्ट केवल यूनिट डिजिट करती है जो कि 1 है। अब देखो 1 की पावर 863, दोस्तों 1 की पावर आप कुछ भी करते रहो, आई रिपीट कुछ भी करते रहो, वो 1 ही आता है। सो दैट इज वाई इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी? 1 ही आएगी। ऐसे कोई और नंबर हो 6721 की पावर 237, ये कितना आएगा? आप बोलोगे सर ये तो है ही नहीं, हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, हमारे लिए एग्जिस्ट केवल और केवल 1 की पावर 237 एग्जिस्ट कर रही है, और वो 1 ही होता है। तो मेरे कहने का मतलब पता क्या है, कि कोई भी नंबर हो अगर उसके एंड में 1 है एंड उसकी कोई भी नेचुरल नंबर पावर है, तो उसका आंसर हमेशा हमेशा 1 आता है। ठीक है, जैसे 0 का 0 देखा, वैसे ही 1 का हमें 1 देखने को मिल जाएगा। आई होप ये 0 और 1 का लॉजिक क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही आपको दो कॉन्सेप्ट और पढ़ने हैं, मैं एक एक करके सारे बताऊंगा, डोंट वरी। एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बता रहा हूं जानबूझ के, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ठीक है ना? अब मैं पहले आपको 5 बताऊंगा, 2 3 वाले बाद में बताऊंगा, उसको भी रुको, पहले मैं आपको 5 बताऊंगा। अब देखो यार, मैं आपको पहले समझाता हूं। जैसे आपको पता है 5 की पावर 1 क्या कितना होता है? सर 5 का पावर 1 होता है 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है? वो होता है 25। 5 की क्यूब क्या होती है? वो होता है सर 125। और 5 की पावर 4 कितना होता है? वो होता है 625। आप एक बात नोटिस कर रहे हो, इसकी यूनिट डिजिट 5, इसकी यूनिट डिजिट 5, इसकी यूनिट डिजिट 5, इसकी भी यूनिट डिजिट 5। तो भाई सबकी जो यूनिट डिजिट आ रही है ना, वो 5 ही आ रही है सबकी। तो इसका मतलब पता क्या हुआ, कोई भी आपके सामने नंबर हो, जैसे 8735, इसकी पावर कुछ भी कर दो, मान लो 678 मैंने ऐसे कर दिया, तो पहली चीज तो सर मेरे लिए नंबर ये एग्जिस्ट नहीं करता, मेरे लिए एग्जिस्ट करता है बस 5 की पावर 678।
तो मैंने आपको बता ही दिया 5 की पावर आप कुछ भी करते रहो, यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा। तो इसका आंसर बहुत आराम से आप 5 कह सकते हो। आई होप दैट इज क्लियर। दोस्तों ऐसे ही मैं आपको 6 के लिए बताना चाहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल पहले आप देखो 6 की पावर 1 क्या होता है, वो होता है 6। 6 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है 36। 6 की पावर क्यूब क्या होता है, वो होता है 216। 6 की पावर 4 क्या होता है, वो होता है मतलब 216 इंटू 6, ठीक है, वो आपका आ जाएगा 1296। अब देखो यार, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है, 6। इसकी यूनिट डिजिट 6, इसकी भी यूनिट डिजिट 6। सबकी जो यूनिट डिजिट आ रही है वो 6 ही आ रही है। तो अगर आप इसको जरा अप्लाई करोगे कि लेट से अगर कोई भी नंबर इस तरह से आ गया 4976 की पावर 235, तो पहली बात तो सर ये चीज तो एग्जिस्ट है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझे दिख रहा है 6 की पावर 235, और 6 की पावर कुछ भी कर दोगे वो तो हमेशा आपका 6 ही आएगा, राइट। तो पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि अगर मैं 0 की पावर कुछ भी कर दूंगा उसका आंसर 0 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी कर दूंगा उसका आंसर 1 ही आएगा, 5 की पावर कुछ भी कर दूंगा उसका आंसर 5 ही आएगा, और 6 की पावर कुछ भी कर दूंगा उसका आंसर 6 ही आएगा। ये 0 1 5 6 का तो यही रूल है। आई होप इसमें किसी को कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। मैंने आपको 0 1 और 5 6 का बता दिया। ये ऐसे नंबर्स हैं जिनमें आप उसकी कुछ भी पावर कर दो तो पावर करने के बाद जो यूनिट डिजिट आती है वो सेम ही आती है। जो स्टार्टिंग में नंबर था उसकी जो मर्जी पावर कर दो वही सेम नंबर आपका या वही सेम डिजिट आपकी यूनिट डिजिट आएगी, बट इन केस ऑफ 0 1 5 एंड 6। अब आप सोच रहे होंगे सर बाकी नंबर्स का कैसे होता है, बाकी भी कराऊंगा, पहले 0 1 5 6 आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। अगला जो हमें पढ़ना है ना वो 4 के बारे में पढ़ना है। देखो अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों पढ़ा रहे हो, कभी 2 3 क्यों छोड़ दिया। मैं उसका ना एक लॉजिक है, एक अलग अलग सेटअप में वो फॉलो करते हैं, तो 2 3 का अभी थोड़ी देर में आएगा। अब देखो 4 की बात अगर मैं करूं, 4 की पावर 1 कितना होता है, वो 4 होता है। 4 की पावर 2 कितना होता है दोस्तों, वो होता है 16। 16 कह लो या आप इसको 6 कह सकते हो, मतलब यूनिट डिजिट उसकी 6 है। 4 की पावर 3 कितना होता है, वो होता है 64, या जिसकी यूनिट डिजिट आप 4 कह सकते हो। 4 की पावर 4 कितना होता है, वो होता है 256, जिसकी यूनिट डिजिट आप यहाँ पे 6 कह सकते हो। आप एक बात रियलाइज कर रहे हो, जब मैं बात करता हूँ ना 4 की पावर ऑड, जैसे देखो ना इधर ये 4 की पावर ऑड है, यहाँ पे ये 4 की पावर ऑड है। जब 4 पर ऑड आ रहा है ना तो आंसर आ रहा है मेरा 4, और जब मैं 4 की पावर इवन कर रहा हूँ, जैसे देखो ना ये 2 ये 4 ये इवन है, जब मैं 4 की पावर इवन कर रहा हूँ ना तो आंसर आ रहा है मेरा 6 एंड 6। तो एक्चुअली 4 के केस में ऐसे दो आंसर हो सकते हैं, डिपेंड ये करता है कि 4 की पावर क्या है। 4 की पावर ऑड होगी तो आंसर आएगा 4, एंड 4 की पावर इवन होगी तो आंसर आएगा दोस्तों 6। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। सर इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे क्वेश्चंस में, अभी बताता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक क्वेश्चन आ गया 2974 की पावर 783। अब इसकी यूनिट डिजिट उसने आपसे पूछ ली। पहली चीज तो आपको ध्यान में रखना है ये 297 तो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता, मेरे लिए एग्जिस्ट करता है केवल 4 की पावर 783, क्योंकि मुझे केवल यूनिट डिजिट निकालनी है। अब 4 की पावर 783, अब 783 क्या है सर, 783 कुछ नहीं है, 783 ऑड नंबर है, और आप जानते हो जब 4 की पावर ऑड होती है तो उसका आंसर 4 ही आता है। तो इस भाई साहब का आंसर जो इतना बड़ा सा नंबर देखने को मिल रहा था, इसका आंसर कुछ नहीं 4 ही आएगा। अंडरस्टूड, ये है 4 का लॉजिक, बहुत इजी है। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए 9 के बारे में। देखो 9 की पावर 1 क्या होता है सर, 9 की पावर 1 होता है 9। 9 की पावर 2 क्या होता है, वो होता है 81, जिसको कि आप यूनिट डिजिट के अंदर आप उसको 1 बोल सकते हो। 9 की पावर 3 कितना होता है, वो होता है 729, इसकी यूनिट डिजिट आपकी 9 आएगी। 9 की पावर 4 अगर आप सॉल्व करोगे ना वो आपका आता है, इसको आप सॉल्व करना, ठीक है, तो जो आपका आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट आपके सामने 1 आएगी। एक्चुअली ना यूनिट डिजिट निकालने के लिए एक तरीका और भी है, डजंट नीड टू आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की, आपको ना जो पिछला वाला नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो। मैं आपको समझाता हूं कैसे। एक इधर देखो आप लोग, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, इधर देखो आप लोग, समझना इस बात को। देखो मैंने 9 की पावर, जैसे इधर देखो 9 का स्क्वायर तो मैंने निकाला ही हुआ है। अब 9 स्क्वायर से 9 क्यूब जाने के लिए क्या करना होता है, 9 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप जो पुराना वाला यूनिट डिजिट आया है ना
उसी को 9 से केवल मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपकी नए वाले की यूनिट डिजिट मिल जाएगी। जैसे 9 स्क्वायर की यूनिट डिजिट कितनी आई थी 1, तो 9 क्यूब की यूनिट डिजिट कितनी आएगी, वो आएगी 1 इंटू 9, वो हो जाएगा 9। ऐसे अगर आपको 9 क्यूब से 9 की बार 4 जाना होता है, उसके लिए आप 9 से मल्टीप्लाई करते हो। तो इधर भी आप देख लो, जैसे ही आपने 9 को 9 से मल्टीप्लाई किया वो आएगा 81, जिसको कि आप यूनिट डिजिट की फॉर्म में 1 कह सकते हो। आप एक बात अंडरस्टैंड कर रहे हो, जब मैं 9 की बार करता हूं ऑड, जैसे इधर किया पावर 1 या पावर 3, जब मैंने उसकी पावर ऑड की ना तो मेरा आंसर आया 9। पर जब 9 की पावर मेरे सामने इवन आ गई है, जैसे यहां देखो 9 का स्क्वायर या 9 की पावर 4, वहां मेरा आंसर आया 1। तो 9 का लॉजिक ये कहता है कि जब 9 की पावर ऑड हो जाएगी तो आंसर आएगा 9, जब 9 की पावर इवन हो जाएगी तो आंसर आएगा 1। एग्जाम्पल जैसे 8 7 2 9 की पावर 496। अब पहली बात तो आप बोलोगे सर 872 डज नॉट एग्जिस्ट। क्या एग्जिस्ट करता है, 9 की पावर 496, ये एग्जिस्ट करता है। अब 496 क्या आता है, इवन नंबर, तो ये 9 की पावर इवन नंबर है, और 9 की पावर इवन क्या होता है, वो होता है 1। तो इसका आंसर मेरे लिए 1 बन जाएगा। नंबर देखने में बड़ा था, पर लॉजिकली करोगे, सोच समझ के करोगे, तो आंसर बिल्कुल आपका सही ही आएगा। ठीक है, मैं हल्का सा रिकैप करा देता हूं। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक दोस्तों हमने देखा कि अगर नंबर 0 हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 ही आएगा, 1 के लिए 1 ही आएगा, 5 के लिए आपका 5 ही आएगा, 6 के लिए आपका 6 ही आएगा। ये तो बात सही है। उसी तरह से हमने बात की थी कि 4 के लिए ना डिपेंड ये करता है कि पावर ऑड है या पावर इवन है। जब जब पावर ऑड होगी तो आंसर इसका 4 आएगा, जब जब पावर इवन होगी तो आंसर 6 आएगा। 9 के केस में क्या होता था, फिर से वही बात, अगर पावर ऑड है तो आंसर 9 आएगा, अगर पावर इवन है तो आंसर आपका 1 आएगा। ये हमने पढ़ लिया 0 1 5 6 और 4 एंड 9 के बारे में। 6 चीजें हमने पढ़ ली, 4 चीजें और बची हुई हैं, वो थोड़ी सी हल्की सी टफ हैं, बट कोई नहीं, हम उनको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। राइट, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए ना मुझे एक चीज आपको छोटी सी बतानी है। देखो, इस बात को आप अंडरस्टैंड करना, जैसे मान लो ना मेरे सामने कोई नंबर है, लेट्स से मैंने बोला एक नंबर है 13। आप क्या मुझे 13 को 4 से डिवाइड करना आपको आता है? हाँ सर बिल्कुल आता है। इसको जब आप 4 से डिवाइड करोगे, ये आएगा 4 3 ज़ा 12। ना थोड़ा समझाना है अभी ताकि अगला कॉन्सेप्ट समझ पाओ। ये 4 3 ज़ा 12, ये इतना 12 कट जाएगा और बचा रिमाइंडर 1। एक्चुअली पता क्या होता है, ये इसका क्या कहलाता है, कोशेंट। हाँ बिल्कुल, ये तो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था सर, हाँ जी बिल्कुल। और ये 1 क्या होता है यहाँ पे, 1 इज नथिंग बट द रिमाइंडर। यस बिल्कुल ठीक बात है। तो एक्चुअली ना अगर मुझे नंबर लिखना हो, जैसे यहाँ पे नंबर क्या था 13, तो 13 को पता कैसे लिख सकता हूँ, जिस चीज से डिवाइड किया जा रहा है इनटू कोशेंट। तो यानी कि यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर। ये 3 क्या है, ये 3 है यहाँ पे कोशेंट, और 1 क्या है यहाँ पे रिमाइंडर। तो आप चेक कर लो चाहे भले इसको, आप चेक कर लो इसको, 4 इंटू 3 होता है 12, 12 प्लस 1 इज 13। तो नंबर को इस तरह से मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 प्लस 1 की फॉर्म में। एक्चुअली मैंने इसको 4 इंटू 3 प्लस 1 लिखा, पर इसको अगर मुझे जनरल सेंस में लिखना हो ना, इसको हम लिख सकते हैं 4n प्लस 1 की फॉर्म में। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ऐसे अगर मान लीजिए मुझे 14 को डिवाइड करना हो 4 से, तो मुझे बताओ रिमाइंडर कितना आएगा। आप फिर से वही बोलोगे कि सर ये आएगा 4 3 ज़ा 12, राइट, और यहाँ पे रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप 14 को कैसे लिखोगे, लिखोगे आप 4 इंटू 3 प्लस 2, या अगर मुझे जनरल फॉर्म में लिखना हो, इट विल बी कॉल्ड एज 4n प्लस 2 की फॉर्म। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अगर मान लो ऐसे मुझे कोई और नंबर मैं आपको दूं, मान लो मैंने आपको कहा कि मुझे 23 लिख के बताओ, 23 को कैसे लिखोगे, 4n की फॉर्म में। आप बोलोगे सर मैं 4 से डिवाइड कर लूंगा 23 को, ये बनेगा आपका 5 4 ज़ा 20, रिमाइंडर आएगा 3। तो मैं 23 को पता कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिखूंगा 4 इंटू 5 प्लस 3, या फिर अगर थोड़ा जनरल फॉर्म में लिखना हो तो ये बन जाएगा मेरा 4n प्लस 3 की फॉर्म। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? ऐसे आप किसी भी नंबर को ऐसे लिख सकते हो। एक आखिरी केस में और दे देता हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मैं आपको पूछ रहा हूँ 36 को लिखो 4n की फॉर्म में, तो आप बोलोगे 36 को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूँ ना, तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, यहाँ कुछ भी रिमाइंडर नहीं आता। तो 36 को मैं क्या लिखूंगा, 4 इंटू 9, या फिर जिसको आप लोग 4n की फॉर्म में लिख सकते हो। बेसिकली कहने का मतलब पता क्या है, आप किसी भी नंबर को अगर आप
अगर आप किसी भी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हो ना, तो या तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा, अगर पूरा डिवाइड हो गया तो हम बोलेंगे नंबर 4n की फॉर्म का है। अगर रिमाइंडर 1 आया तो हम उसको बोलेंगे नंबर 4n+1 फॉर्म का है। अगर रिमाइंडर 2 आया तो हम बोलेंगे नंबर 4n+2 की फॉर्म में है। अगर रिमाइंडर 3 आया तो हम बोलेंगे नंबर 4n+3 की फॉर्म में है। इस तरह से आप किसी भी नंबर को 4n, 4n+1, 4n+2, 4n+3 की फॉर्म में आप लिख सकते हो। एक मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, लेट्स से मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 67, हाउ विल यू राइट 67? कैसे लिखोगे आप फिर 67? आप बोलोगे सर मैं 4 से इसको डिवाइड करके चेक कर लेता हूं। मैंने कहा कर लो। जैसे आपने इसको डिवाइड किया, ये कितना आया? ये आया इस तरह से, रिमाइंडर 3 आया। जब आपने देखा ना रिमाइंडर 3 आया, तो सर ये 4n+3 की फॉर्म में बन चुका है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? एक चीज आप और ध्यान में रखना, अभी कोई बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि सर ये तो छोटे नंबर है। मान लो कोई आप मुझे नंबर बताओ 9875, इसको आप मुझे बताओ कि ये 4n की फॉर्म में आएगा, 4n+1 की फॉर्म में, या 4n+2 की फॉर्म में, या 4n+3 की फॉर्म में। देखो आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो पूरे का पूरा, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग जब आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हो ना, तो आप ना जरा अगर थोड़ा सा सोचो तो ना 4 का डिविजिबिलिटी रूल एक होता है। मैं आगे डिविजिबिलिटी रूल के चैप्टर में आपको बताऊंगा अभी। डिविजिबिलिटी रूल जो कहता है ना 4 का, वो ये बोलता है कि लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइड होनी चाहिए 4 से। तो एक्चुअल में ना अगर आप केवल और केवल 75 को देख लोगे ना, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको पूरा नंबर डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू चेक इट विद द 75 कि अगर मैं 75 को 4 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। आप रियलाइज करोगे जब आप 75 को 4 से डिवाइड करोगे ना, रिमाइंडर 3 निकल के आएगा। तो आप कह सकते हो कि 75 को मैं 4n+3 की फॉर्म में लिख सकता हूं। आई बात समझ में? तो कोई भी नंबर हो आप उसको 4 से डिवाइड करो तो आप उसको 4n, 4n+1 या 4n+2 या 4n+3 की फॉर्म में लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि उसका रिमाइंडर क्या आता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम तो यूनिट डिजिट पढ़ रहे थे, हम ये पढ़ते पढ़ते यहाँ कहाँ 4n, 4n+1, 4n+2, 4n+3 में आ गए। अब ये आपको बताता हूँ इसके बारे में। देखो हमने क्या क्या नंबर्स पढ़ लिए थे, हमने 0 पढ़ लिया था, 1 पढ़ लिया था, 5 पढ़ लिया था, 6 पढ़ लिया था, और 4 और 9 पढ़ लिया था। अभी बचे हैं 4 चीजें। 2 का नहीं पढ़ा, 3 का नहीं पढ़ा, 7 का नहीं पढ़ा, 8 का नहीं पढ़ा। इनको पढ़ने के लिए ना हमें वो 4n, 4n+1, 4n+2, 4n+3 ये चीजें पता होनी चाहिए। मैं आपको समझाता हूँ क्यों। जैसे मैं अगर पहले 2 से स्टार्ट करूं, देखो 2 की पावर 1 क्या होती है बताओ मुझे। 2 की पावर 1 2 होता है। 2 की पावर 2 क्या होता है? वो होता है 4। 2 की पावर 3 क्या होता है? वो होता है दोस्तों 8। 2 की पावर 4 क्या होता है? 2 की पावर 4 होता है 16। मानते हो? 2 की पावर 5 क्या होता है? वो होता है 32। आप इसको आगे भी लिख सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 2 की पावर 6 लिखना चाहो, वो होता है 64। अब जरा देखो इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 2। इसकी यूनिट डिजिट है 4। यहां यूनिट डिजिट है 8, एंड यहां कितनी है यूनिट डिजिट? यहां यूनिट डिजिट है आपकी 6, यहां यूनिट डिजिट है आपकी 2, यहां यूनिट डिजिट है आपकी 4, एंड ऐसे अगर आप 2 पर 7 निकालना चाहो ना, तो एक्चुअली आपको पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था जैसे आपने 2 पर 4 से 2 पर 5 जाना था तो कैसे जाते थे? 2 से मल्टीप्लाई करके। तो इधर भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 6 इंटू 2 होता है 12। 12 का यूनिट डिजिट जो होगा वो 2 आ जाएगा। अगला निकालना है तो फिर से 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो ऐसे अगला निकालना है तो 4 इंटू 2 8। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगला निकालना है फिर से आपको 2 से मल्टीप्लाई, वो बन जाएगा 16 या 6। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग? हाँ सर समझ तो आया, पर इसको अप्लाई कैसे करें? देखो आप एक बात अंडरस्टैंड करो, ध्यान से देखना। अगर मैंने यहां पे 2 की पावर 1 किया या 2 की पावर 5 किया, इनमें यूनिट डिजिट क्या आई? 2। जब मैंने 2 की पावर 2 किया या 2 की पावर 6 किया, वहां यूनिट डिजिट आई 4। जब मैंने 2 की पावर 3 किया और 2 की पावर 7 किया, वहां यूनिट डिजिट मेरी आई कितनी? 8। एंड जब मैंने 2 की पावर 4 किया या 2 की पावर 8 किया, वहां मेरी यूनिट डिजिट आई कितनी? 6। मान रहे हो? बिल्कुल मान रहे हैं। पर इसका फायदा क्या? देखो एक चीज देखो, नोटिस करना यहां पे ना नंबर क्या है? 1 और 5। आपको नोटिस कर रहा है ये पैटर्न चल रहा है। देखो इधर पैटर्न देखो, 2486, 2486,
फिर से आगे चलेगा 2486, तो 2486 2486 2486 इस तरह से ये पैटर्न चलता रहेगा। ठीक है, अब मुझे बताओ ये नंबर जो है 1 और 5 क्या ये 4n+1 की फॉर्म के नहीं है? 2 और 6 क्या ये 4n+2 की फॉर्म में नहीं है? 3 और 7 क्या ये 4n+3 की फॉर्म में नहीं है? उसी तरह से 4 और 8 क्या ये 4n की फॉर्म में नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। तो हमारा रिजल्ट पता है यहाँ से क्या निकला दोस्तों? हमारा रिजल्ट यहाँ पे ये निकलेगा कि अगर हम लोग कर रहे हैं 2 की पावर 4n+1 तो वहां मेरा आंसर आएगा 2, मतलब उसकी यूनिट डिजिट आएगी 2। 2 की पावर अगर आप कर रहे हो 4n+2 तो वहां आपका यूनिट डिजिट आएगा 4। अगर आप कर रहे हो 2 की पावर 4n+3 वहां यूनिट डिजिट आएगा 8। एंड अगर आप दोस्तों कर रहे हो 2 की पावर 4n तो उसमें आपका यूनिट डिजिट आएगा आपका 6। तो बस 2 के केस में ऐसे देखना है कि 2 की पावर है क्या, 4n है, 4n+1 है, 4n+2 है या 4n+3 है। उसको सॉल्व करके आपका 2486 इस तरह से आप देख पाओगे। मैं आपको इसकी एप्लीकेशन बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पर कोई नंबर है, मान लो कोई नंबर था, आपने बोला 6792 की पावर 286। उसने पूछ लिया कि भाई इसकी यूनिट डिजिट आप बताओ। पहली बात तो मेरे लिए 679 एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट करता है केवल 2 की पावर 286। अब उसमें मुझे इतना देखना है कि जो पावर है ये 4n की फॉर्म में है, 4n+1 की फॉर्म में है या 4n+2 या 4n+3 की फॉर्म में। कैसे देख पाऊंगा? आप सिर्फ यहाँ पे आखिरी 2 डिजिट्स उठा लो, 86 है ना। अब मुझे बताओ 86 की जब मैं बात करता हूँ 86 की जब मैं बात करता हूं तो मुझे ये चीज बताओ कि 86 को 4 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर आता है? रिमाइंडर आता है 2। तो एक्चुअल में ना जो इसकी पावर है ये कुछ नहीं है, ये 2 की पावर 4n+2 है। और 2 की पावर 4n+2 का यूनिट डिजिट क्या होता है? वो होता है 4। तो इस बड़े से नंबर का जो यूनिट डिजिट निकल के आएगा वो बन जाएगा 4। ठीक है, तो सिंपली यहां से ये वाले से आप टेबल से अपना आंसर कोई भी निकाल सकते हो, जैसा मर्जी वो आपसे पूछे। अगर ये बात क्लियर हो गई है तो हमें फिर ऐसे ही 2 के बाद 3 में भी सेम बात सोचनी पड़ेगी कि 3 में लॉजिक क्या लगेगा। अब देखो यार 3 की पावर जब आप 1 करते हो ना, जब आप 3 की पावर 1 करते हो वो आता है 3। 3 का स्क्वायर करते हो दोस्तों वो आता है 9। 3 की पावर 3 करते हो वो आता है 27 या आप 7 कह लो। ठीक है, मैं सिर्फ यूनिट डिजिट लिख रहा हूँ यहाँ पे। 3 की पावर 4 लिखते हो वो 81 या 1 आ जाता है। अब इसके बाद 3 की पावर 5 निकालना हो ना, आप बस इसको देख लो, 1 इंटू 3 कर लो, ये बन जाएगा 3। 3 की पावर 6 करना होगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ये बन गया 9। ऐसे ही आपका दोस्तों 3 की पावर 7 करना होगा, वो बन जाएगा 9 इंटू 3 27 या 7। 3 की पावर 8 करना होगा, वो आएगा 7 इंटू 3, वो आ जाएगा 21 या 1। तो इसमें आपने एक बात नोटिस करी, यहां पर भी वही सेम चीज 3971 3971 3971 ऐसे पैटर्न रिपीट होगा। तो उसके लॉजिक से ये हमारा ये क्या बनेगा नंबर्स, ये बनेगा कि 3 की पावर अगर 4n+1 होता है ना, इसका यूनिट डिजिट आता है 3। 3 की पावर जब आप करते हो 4n+2 तो वहां आपका यूनिट डिजिट आएगा 9। जब आप करोगे 3 की पावर 4n+3 वहां आपका आएगा 7। और जब आप करोगे 3 की पावर 4n वहां आपका आंसर आएगा 1। इस तरह से ये पैटर्न रिपीट होता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा। आई होप इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो क्वेश्चन आएगा कि सर बात तो चलो आपकी मुझे क्लियर हुई, पर इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई भी करना आसान है, उसमें कौन सी मुश्किल बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई नंबर दे दिया 6873 की पावर 263। अब निकालो इसकी यूनिट डिजिट। पहली बात 687 एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि हमारा फोकस केवल यूनिट डिजिट के ऊपर होना चाहिए। सो दैट इज वाई एग्जिस्ट क्या करता है 3 की पावर 263। अब बस आपको ये देखना है कि जो नंबर है 263 ये 4n है, 4n+1 है, +2 है या +3 है। तो देखो बहुत आराम से आप कह सकते हो कि 63 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो ना तो आपका रिमाइंडर 3 आता है। तो बिल्कुल ये कुछ नहीं है, फिर ये 3 की पावर 4n+3 के बराबर है। तो 3 की पावर 4n+3 क्या होता है? वो आपका 7 होता है। तो दोस्तों इसका जो आपका यूनिट डिजिट आएगा वो 7 बन जाएगा। आई होप ये बात आपको 3 के कॉन्टेक्स्ट में क्लियर हो चुकी होगी। ऐसे ही आपको 7 और 8 का भी करना है। अब देखो 7 की पावर 1 क्या होता है? 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, जो कि 9 हम लिख देंगे। 7 की पावर 3 क्या होता है?
अब देखो इसको ऐसे सॉल्व कर लो, 9 इंटू 7 63 होता है ना, तो 3 आ जाएगा। 7 की पावर 4 क्या आता है, 3 इंटू 7 वो आ जाएगा आपका 21, और 7 की पावर 5 आप करोगे यहाँ से, वो बनेगा 1 इंटू 7, वो 7 ही आ जाएगा। 7 की पावर 6 आप करोगे तो 7 इंटू 7 आपका 49 होता है, वो 9 ही आ जाएगा। 7 की पावर अगर आपको 7 करना है, सॉरी हाँ, तो 9 इंटू 7 63, 3 आ जाएगा। और 7 की पावर 8 अगर आपको करना होगा तो वो बन जाएगा 3 इंटू 7 21। तो आप नोटिस कर पा रहे हो इसमें भी पैटर्न है, 7931 7931 7931, ऐसे ये पैटर्न चलता रहेगा। अगर ये पैटर्न समझ आ गया तो आपने नोटिस कर लिया होगा कि अगर 7 की पावर होती है 4n+1 तो आंसर मेरा 7 बनेगा। 7 की पावर करनी होती है मुझे 4n+2 तो आंसर मेरा 9 बनेगा। 7 की पावर ऐसे ही मुझे 4n+3 करना होता है दोस्तों, तो आंसर मेरा 3 बन जाएगा। और 7 की पावर मुझे अगर 4n करना होता है तो आंसर मेरा यहाँ पे 1 बन जाएगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर भी वही सेम लॉजिक, 4n+1 4n+2 4n+3 या 4n, ये ऐसे आपका यहाँ पे चीज़ें बन जाएंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर मान लो मेरे पास हमने कुछ क्वेश्चन दे दिया, उसने 6927 की पावर 683। तो पहली बात तो आप भूल जाओ कि 692 कुछ है, सिर्फ फोकस करो 7 पे। 7 की पावर ही क्या है, 683, और 83 को आप क्या लिख सकते हो, 80+3, यानी कि 7 की पावर 4n+3। जैसे ही आपने इसको 7 की पावर 4n+3 बना तो ये आपका आंसर 3 बन जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर, बहुत आसान क्वेश्चन आपके सामने ये देखने को मिल जाता है। तो 7 के लिए सर ये हमारा लॉजिक हमें देखने को मिल जाएगा। दोस्तों ऐसे ही हम लोग 8 के लिए भी काम कर सकते हैं। क्या आएगा 8 के लिए, क्या काम आएगा, देखो 8 के लिए काम आएगा, देखो 8 की पावर 1 क्या होता है, वो होता है 8। 8 की पावर 2 क्या होता है, वो होता है 64, जिसको आप 4 कह सकते हो। 8 की पावर 3 क्या होता है, वो होगा 4 इंटू 8, वो बन जाएगा आपका 32। 8 की पावर 4 क्या आएगा, वो आएगा 2 इंटू 8 16, 16 मतलब 6 हो जाएगा। 8 की पावर 5 हमें निकालना हो, बन जाएगा 6 इंटू 8, ये बन जाएगा फिर से 48। 8 की पावर 6 आपको निकालना हो तो 8 इंटू 8 आपका ये बनेगा 64। 8 की पावर 7 आपको निकालना हो तो 4 इंटू 8 आपका 32, एंड लास्टली 8 की पावर 8 आप निकालोगे तो 2 इंटू 8 आपका फिर से 16, ये जिसकी यूनिट डेट आपको 6 देखने को मिल जाएगी। अब इसको अगर आप ध्यान से देखोगे, इसमें पैटर्न क्या है, 8426 8426 8426, ये पैटर्न चलता जा रहा है। तो सेम वही बात सर, 8 की पावर अगर हमारे सामने होती है 4n+1 तो आंसर आता है 8। 8 की पावर अगर होती है हमारे सामने 4n+2 तो आंसर आएगा मेरा 4। 8 की पावर होती है अगर मुझे 4n+3 तो आंसर आएगा मेरा 2। और 8 की पावर अगर मेरे सामने आती है 4n तो आंसर आता है मेरा 6। तो 8426 8426 8426 ऐसे होगा। ठीक है, अगर आपको एक क्वेश्चन करना है यहाँ पे तो क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन दे दिया, मान लो 3978 की पावर 238। तो पहली बात तो 397 कोई है ही नहीं नंबर, मेरे लिए सिर्फ दिख रहा है मुझे 8 की पावर 238। अब मुझे बताओ ये 38 कैसे लिखोगे, सर 38 आता है 4n+2 की फॉर्म में, है ना। 36 पूरा डिवाइड कर जाएगा +2, 8 पर 4n+2 क्या होता है, वो होता है आपका 4। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आपके लिए 4 बन जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई, यहां तक आपको क्लियर हुआ? आपने नोटिस किया हमने 0 देख लिया, 1 देख लिया, 2 3 4 5 6 7 8 9 सारे नंबर देख लिए। आप में से कुछ बच्चों का शायद स्टार्टिंग में डाउट रहा होगा कि सर पहले ये पढ़ाया फिर वो पढ़ाया, 0 1 के बाद इकट्ठा 2 क्यों नहीं पढ़ाया। क्योंकि आप अंडरस्टैंड करो, देयर इज अ पैटर्न। 0 1 5 और आपका 6, इनका लॉजिक एक है। लॉजिक एक क्या है, ये जो नंबर होता है वही आता है। 0 की यूनिट डिजिट 0, 1 की 1, 5 की 5, 6 की 6, इसीलिए मैंने इनको इकट्ठा पढ़ाया। 4 और 9 को क्यों इकट्ठा पढ़ाया, क्योंकि 4 की पावर इवन और ऑड अलग होती है, एंड सेम लॉजिक 9 के लिए जाता है। फिर 2 3 7 8 को अलग क्यों पढ़ाया, क्योंकि 2 3 7 8 में लॉजिक लगता है 4n 4n+1 4n+2 4n+3 का, राइट। एक डिफिकल्ट टॉपिक को मैंने आसान बनाने की कोशिश की है इनको क्लबिंग करके। ये टॉपिक मुश्किल पहले कई बच्चों को लगता होगा, क्योंकि पढ़ाया क्या जाता है, पहले 0 का रटवा दिया जाएगा, फिर 1 का रटवा देंगे, फिर 2 का रटवा देंगे, फिर 3 का रटवा देंगे, फिर 4 का, फिर 5 का। बच्चों को समझ ही नहीं आ पा रहा कि कहाँ कौन सा लॉजिक लग रहा है।
कहीं पे ये पावर सेम करे जा रहे हैं, कहीं पे ये करे जा रहे हैं, कहीं फोरन लगाए जा रहे हैं। ठीक है सेम ही कॉन्सेप्ट, पर पढ़ाने का तरीका भी इंपॉर्टेंट बन जाता है ताकि वो चीज़ें हमारे पास लंबे समय तक रिटेन रहें। तो इसीलिए थोड़ा स्ट्रक्चर ढंग से पढ़ा करो। ठीक है, सेम बात बोलने में हो सकता है कोई आपको और चीज़ समझाए तो आपको अलग तरह से समझ आए। इट इज़ अबाउट कि आप कितनी मुश्किल चीज़ को कितना आसानी से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हो। और ऐसे ही अगर आप क्वेश्चंस को भी डील करने लग गए ना, तो आपको सी सेट में फिर कोई परेशानी नहीं आने वाली। ठीक है, तो इस बात का आप लोग ज़रा ध्यान रखिएगा। ठीक है, हल्का सा मैं रिकैप दे देता हूँ। मैंने क्या बताया आप लोगों को? मैंने आपको ये बताया कि जब हम बात करेंगे ज़ीरो की, तो ज़ीरो के लिए पैटर्न सेम रहेगा, ज़ीरो की पावर कुछ भी करो यूनिट डिजिट ज़ीरो ही आएगी, 1 के लिए 1 ही आएगी, 5 के लिए 5 ही आएगी, 6 के लिए 6 ही आएगी। ये तो चारों के लिए सेम है। फिर 4 के लिए हमने देखा अगर उसकी पावर ऑड थी तो आंसर आ रहा था 4, अगर पावर इवन थी तो आंसर आ रहा था 6। 9 के लिए हमने क्या देखा? 9 के लिए पावर अगर ऑड थी तो आंसर आ रहा था 9, 9 के लिए पावर इवन थी तो आंसर मेरा आ रहा था आपका 1। राइट, अब बात करी हमने 2 की, तो 2 के लिए हमने देखा वो डिपेंड करता है कि 4n प्लस 1 इस तरह से। तो यहाँ पर इसका पैटर्न में आता था 2 4 8 6। ठीक है, ऐसे था। फिर अगर हम बात करते हैं दोस्तों 3 की, 3 के लिए क्या था? 3 9 7 1। 7 के लिए था 7 9 3 1। और 8 के लिए था 8 8 4 2 6। राइट, ये सारे नंबर्स का मैंने आपके सामने यूनिट डेट आपके सामने लिख दी है। आई होप आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर ये बातें समझ आ गई हैं, अब हम चल सकते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है ना, एक काम करेंगे, हर एक प्रकार का मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा आज के सेशन के अंदर। सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन ये है जो आपको यहाँ पे मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या पूछा हुआ है, ये बड़ा सा एक प्रोडक्ट दिया हुआ है और इसकी आपसे वो यूनिट डिजिट मांग रहा है। देखो ये है 61 इंटू 62 इंटू 63 इंटू 64 टिल 69। पहली चीज तो मेरे लिए ना 6 एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो दरअसल मेरे से पूछ रहा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9, ये पूछ रहा है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपके पास एक बार यूनिट में 5 आ जाए और साथ में कोई भी एक इवन नंबर आ जाए तो वो हमेशा मल्टीप्लाई करके क्या बना देंगे? वो हमेशा मल्टीप्लाई करके 0 बना देंगे। और 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते रहो, आपकी यूनिट डिजिट तो 0 ही आनी है। तो डायरेक्टली आप इसका आंसर 0 बता सकते हो। अगर ऐसे नहीं करना, आप पूरा ये नंबर मल्टीप्लाई करो। ठीक है, उसका आप रियलाइज करोगे कि यूनिट डिजिट जो आएगी वो 0 ही आएगी। ऐसे आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे। यहाँ पर क्या कह रहा है? 4167 की पावर 434। ठीक है, तो पहली बात तो क्या करना है यहाँ पे? पहली बात आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि मुझे 416 तो दिखता ही नहीं है, मुझे दिखता है केवल 7। 7 की पावर 434 निकालना है। अब देखो 34 पे फोकस करो। 34 क्या है? 34 इज नथिंग बट 32 प्लस 2। 32 क्या होता है आपकी? 8 इंटू 4। तो ये नंबर कुछ नहीं है, ये 4n प्लस 2 की फॉर्म है। तो ये नंबर क्या बनेगा? 7 की पावर 4n प्लस 2। और 7 की पावर 4n प्लस 2 कितना होता है? वो 9 होता है। तो ऑप्शन डी 9 होगा। राइट, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक काम करो, आप वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। मैं ये बात ना हर लेक्चर में बोलता हूँ, पर मुझे पता है कि मेरे बोलने के बाद भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस आज नहीं समझते। एग्जाम के टाइम उनको समझ आएगी इस बात की इंपॉर्टेंस। होता पता क्या है कि बच्चे हैं कि चलो ठीक है यार, मतलब सर पढ़ा रहे हैं, मैंने आज देखना है, मैंने आज लिखना है अपनी डायरी के अंदर कि मैंने 3 घंटे पढ़ लिया, 4 घंटे पढ़ लिया। पर पढ़ा कैसे है कि सर करते जा रहे हैं सॉल्व, मुझे लगता है कि बढ़िया, हाँ सही सॉल्व कर दिया, बढ़िया, क्या नॉलेज है सर की, है ना। देखो यार, इस तरह से नहीं होती हैं चीज़ें। आपको मैंने स्टार्टिंग में ऑफ लेक्चर में बोला था कि पेन और पेपर लेके बैठो, मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, उससे पहले खुद वीडियो पॉज करो एंड खुद सॉल्व करो। क्योंकि तभी आपको अपनी गलतियां पता लग पाएंगी कि मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। बच्चे कहते रहते हैं सर जब मैं लेक्चर देखता हूँ तो मेरे से हो जाते हैं, खुद करने बैठता हूँ तो नहीं होते। क्योंकि कभी आपने उस सीरियसनेस से उस लेक्चर को ना देखा, ना उसको समझा, ना आपने उस तरीके को अंडरस्टैंड किया। इट इज जस्ट दैट कि सामने कोई बोलता जा रहा है तो बोलते हुए चीजें आपका ना
जो मैंने आपको लाइन लिखवाई थी एक्टिव रिकॉलिंग आपको ही करनी है मेरे साथ साथ, ठीक है। मेरा पर्पस ये नहीं है कि मैं आपको रिटवा दूं, मेरा पर्पस ये है कि आपको मदद करूं, ठीक है। मैं एक आपके लिए मदद कर सकता हूं, आपके बिहाफ के ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकता। मैं आपको आपको तालाब के पास लेके जा सकता हूं, मैं आपको ये सिखा सकता हूं कि फिशिंग करनी कैसे है, पर फिश को पकड़ना आपको ही है। इस बात को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। वरना क्या होगा, आज आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा, वीडियो लाइक भी कर दोगे, पर जब एग्जाम के टाइम आएगा तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ सर सही कह रहे थे। तो गलतियां तब करो जब टाइम है, नहीं तो फिर गलतियां होती रहेंगी और टाइम निकल जाएगा। इसीलिए प्लीज वीडियो सॉल्व करके पहले खुद ट्राई करो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 24163 की पावर 147। पहली बात, ये नंबर्स तो मुझे दिख ही नहीं रहे, मुझे दिख रहा है केवल 3 की पावर 147। अब मुझे बताओ 3 की पावर 147 क्या है। ये 47 को कैसे लिखेंगे सर, 47 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा ना तो ये बनेगा 44 प्लस 3। तो एक्चुअली ये नंबर कुछ नहीं है, ये 4n+3 की फॉर्म में है। तो अगर ये नंबर 3 की पावर 4n+3 की फॉर्म में है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 397। तो इसका आंसर आपका 7 बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है। एक और ट्राई करेंगे। यहां पर देखो ये नंबर है आपके सामने, इसकी बार 193 पूछा हुआ है। तो बेसिकली पहली बात तो 1738 तो हटाओ, फोकस करो केवल 3 की बार 193 के ऊपर। इसके ऊपर जब आपने फोकस किया तो आपने रियलाइज किया कि ये तो 93 कुछ नहीं होता, इट इज नथिंग बट 4n+1। बेसिकली इसको आप कैसे लिखोगे, 92+1 ही तो लिखोगे। तो 92 तो पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। तो ये बनेगा आपका 3 की पावर 4n+1, जो कि कितना होता है, जो कि होता है दोस्तों 3। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे 3 बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे आओ इधर, ये क्या पूछ रहा है, 15427 की पावर 282। पहली बात तो ये 7 की पावर 282 है, और जब आप 282 को लिखोगे इट विल बी नथिंग बट 7 की पावर 4n+2, और 7 की पावर 4n+2 कितना होता है, 9 होता है। तो बड़ा क्वेश्चन है देखने में, सॉल्व करने में 10 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए आपको ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, अगर लॉजिक क्लियर है, ठीक है। लॉजिक क्लियर होगा फिर सेकंड्स के अंदर ये क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। आगे आएंगे इधर। अब देखो ये नंबर देखने में बड़ा टफ लग रहा है बहुत आसान। कैसे आसान है, देखो इधर मेरे पास एक नंबर है ना, इसको सॉल्व करो। देखो मैंने आपको बताया था 5 की बार कुछ भी करते रहो, जब हमने देखा ना 0156, 5 की बार आप कुछ भी करो, कोई भी पावर करो, उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगी, ठीक है। ऐसे आप इधर देखो, ये क्या है, 4 की पावर ऑड। मैंने आपको बताया था कि जब 4 की पावर ऑड होती है ना, 4 की पावर ऑड होता है 4, तो इसकी यूनिट डिजिट जो आएगी वो 4 आएगी। और मैंने आपको बताया था 1 की बार आप कुछ भी करो वो हमेशा 1 ही रहता है। तो हमें बस इसकी वैल्यू बतानी है, 5 × 4 × 1 की वो होती है 20, जो कि आपका यूनिट डिजिट आपका 0 आ जाएगा। So that is why option A 0 is the right answer in this case. आगे आते हैं, इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। अब देखो यहां पर एक नंबर दे रखा है और उसमें प्लस लिख रखा है, ये तो बहुत आसान है। मैंने आपको बताया ना 1 की बार आप कुछ भी करो वो 1 ही आएगा, 5 की बार आप कुछ भी करो वो 5 ही आएगा। तो दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, 1 + 5 = 6। तो ऑप्शन सी 6 इज द राइट आंसर। इसको ट्राई करो एक बार। अब देखो इसमें यहाँ पे माइनस है, अब थोड़ा ध्यान से करेंगे। देखो ये वाला नंबर देखो, ये तो आपने बोला सर 6 की पावर कुछ भी, 6 की पावर कुछ भी करोगे तो आंसर हमेशा 6 आता है, और 5 की पावर कुछ भी करोगे तो आंसर हमेशा 5 आता है। तो 6 - 5 कितना बन जाएगा, बन जाएगा 1। तो इसका आंसर बहुत आराम से 1 आ जाएगा। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, यहां पर देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, यहां पर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो ये नंबर आपको दिया हुआ है, हाँ ठीक है, क्या मैं इसकी यूनिट डिजिट निकाल सकता हूँ, हाँ सर। 1 की पावर एनीथिंग आप करोगे वो 1 ही आएगा, ये आपका 5 की पावर एनीथिंग करोगे वो 5 ही आएगा। अब इसमें साइन है माइनस का। अब कुछ बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं कि 1 में से 5 माइनस करना है, पता क्या करते हैं, वो करते हैं 1 - 5 होता है -4, और -4 को वो 4 मान के बी पे टिक कर देते हैं। पर ये अपने आप में गलत है। अब इस बात को समझना कि गलत क्यों है, मैं आपको समझाता हूँ क्यों गलत है। देखो अंडरस्टैंड करो, इसकी मैंने जब सॉल्व किया ना इसको, तो इसके एंड में 1 आया, आगे कुछ ना कुछ नंबर तो है, हाँ ठीक है। जब मैंने इसको सॉल्व किया इसके एंड में 5 आया, आगे कुछ ना कुछ नंबर तो है। अब इसको माइनस करना है, राइट। कैसे करते हैं आप माइनस, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो
जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक नंबर है 81 और लेट्स से 35, एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब सिंपल। 81 में से 35 माइनस करते हो तो कैसे करते हो? आप पता क्या करते हो, ये 1 में 1 तो 1 5 से माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ ना आप कैरी लेते हो, तो ये दरअसल में 11 बन जाता है और ये बन जाता है आपका 7। फिर आप माइनस करते हो, 11 माइनस 5 आपका 6, 7 माइनस 3 होता है 4। आपने अंडरस्टैंड किया, आपने करा क्या? जब आप 1 को मतलब 1 में से 5 को माइनस कर रहे हो, वो दरअसल में 1 से माइनस नहीं हो रहा, वो पिछले वाले से कैरी लेके वो 11 बनेगा, 11 में से 5 माइनस करोगे तो 6 बनेगा। तो सेम लॉजिक यहाँ भी है, यहाँ भी कुछ ना कुछ तो नंबर होंगे आगे, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ नंबर होंगे। अब 1 में से 5 को माइनस करना होगा तो यहाँ से आपको एक कैरी मिलेगा, तो आप 11 में से 5 को माइनस करोगे, वो आएगा यहाँ पे 6। इसीलिए इसका आंसर 4 नहीं होगा, इसका आंसर आपका C6 आएगा। आई होप ये बात आप लोग समझ पाए होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है, बच्चे इसमें अक्सर गलतियां करते हैं। आई होप आपको ये बात अब यहाँ पे समझ आ गई होगी। कुछ और क्वेश्चन भी है। अब देखो, लास्ट लेक्चर जो हमने किया था ना, पिछला लेक्चर हमने रिमाइंडर के ऊपर किया था, एंड अगर आपको याद हो मैंने उसमें आपको रिमाइंडर निकालना सिखाया था, कैसे किसी भी नंबर का आप रिमाइंडर निकाल सकते हो, वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब जब मैंने वो चैप्टर आपके साथ डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन हमने वहां भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था, मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस क्वेश्चन। बट फिर हम यहां पर इसको क्यों सॉल्व कर रहे हैं, उसका मैं आपको रीजन बताता हूं। देखो यार, मुझे एक चीज बताओ, क्या आपने कभी किसी नंबर को 10 से डिवाइड किया है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप 87 को 10 से डिवाइड कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। क्या आप मुझे इसका रिमाइंडर बताओगे? आप बोलोगे सर 80 तो हो जाएगा डिवाइड, इसका रिमाइंडर 7 आएगा। अब चेक कर लेना। ऐसे मान लो आपने मैंने आपसे पूछा 192 को 10 से डिवाइड करो, तो आप बोलोगे सर इसका रिमाइंडर आपका 2 आएगा। ऐसे कोई और नंबर पूछूं मैं आपको, 364 पूछूं, उसको 10 से डिवाइड करोगे, वो उसका रिमाइंडर कितना आएगा? 4 आएगा। आप एक चीज अंडरस्टैंड कर पा रहे हो यहाँ पे, जब आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो ना, जो इसकी यूनिट डिजिट है ना, दरअसल में वही रिमाइंडर बन जाती है। आई रिपीट, जब किसी नंबर को आप 10 से डिवाइड कर रहे हो, तो जो भी उस नंबर का यूनिट डिजिट होता है वही रिमाइंडर बन जाता है। आप यहां चेक कर लो, इस नंबर की यूनिट डिजिट कितनी थी? 2, और इसका रिमाइंडर कितना आया 10 से डिवाइड करके? वो भी 2। सेम चीज यहां देखो, इस नंबर की यूनिट डिजिट कितनी थी? 4, और जब मैंने इसको 10 से डिवाइड किया तो वही यूनिट डिजिट इसके रिमाइंडर के बराबर आई। तो आपको ध्यान बता के रखना है, अगर आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करो तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो दरअसल में यूनिट डिजिट के बराबर ही आएगा। अगर आप अब इसको इधर से देखोगे, ये क्या क्वेश्चन है? ये कह रहा है 3 की पावर 2019/10। या तो आप इसका रिमाइंडर निकालो जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में निकालना सिखाया था, या आप केवल और केवल इस नंबर की यूनिट डिजिट निकाल लो। जो इस नंबर की यूनिट डिजिट आई वही 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आएगा। तो आप मुझे बताओ अब ये नंबर क्या है? ये नंबर कुछ नहीं है, ये 3 की पावर 4n+3 ही है, और 3 की पावर 4n+3 कितना होता है? वो 7 होता है। तो इसीलिए इसका आंसर बहुत आराम से आप इसका C7 इसका आंसर यहाँ पे कह सकते हो। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? एक क्वेश्चन दोस्तों इस साल भी आया था 2025 के अंदर भी, यहां पर आप नोटिस करेंगे, यहां पर क्या पूछा गया है? इस नंबर का मल्टीप्लिकेशन पूछा गया है कि अगर आप इतना बड़ा सा नंबर ये मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 अप टिल आपका 999, इस केस में आपका यूनिट डिजिट क्या आएगा? अब देखो, मैंने आपको एक बात बोली थी, यहां पर एक तो आ गया 5। अब देखो 5 को मैंने आपको बताया था कि 5 को अगर किसी इवन नंबर का साथ मिल गया तो उस केस में यूनिट डिजिट आपकी 0 बनेगी, अगर इवन का साथ नहीं मिला तो आंसर आपका 5 ही आएगा। अब मुझे बताओ, ये जितने भी नंबर्स यहाँ पे मेंशन्ड है, क्या इनमें से कोई भी इवन है? आंसर इज नो, कोई भी इवन नहीं है। तो इसका मतलब 5 को इवन का साथ नहीं मिला, और साथ नहीं मिला तो आंसर आपका 5 ही आएगा। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन यहाँ पे हमसे यूपीएससी ने यहाँ पूछ लिया था। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है इसमें? आई थिंक ये क्वेश्चन आप बहुत आराम से कर सकते थे। ये फ्री वाले क्वेश्चंस हैं, फ्री मतलब फ्री में नंबर पाने वाले क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चंस को आपको मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आओ, 2023 में भी एक क्वेश्चन पूछा गया। यहां पर पूछा गया कि ये एक नंबर है, इसकी ये पावर है, बताओ।
देखो यार, ये क्वेश्चन ना लोगों ने बोला कि दिस इज अ वेरी वेरी टफ क्वेश्चन, बट ऑनेस्टली अगर आपने लेक्चर अच्छे से सुने हैं, अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखा है, ये है नहीं टफ। मतलब एटलीस्ट मैं अपने स्टूडेंट से तो एक्सपेक्ट करूंगा कि वो इस क्वेश्चन को ठीक करके आए। पहली बात तो सर मुझे 4 5 7 2 4 तो दिख ही नहीं रहा, मुझे केवल दिख रहा है 2 की पावर 9 × 7 × 5 × 3। अब हमें देखो इसकी पावर तो निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम बता पाएंगे कि वो 2 की पावर 4n+1 है, 4n+2 है, 4n+3 है या 2 की पावर 4n है। अब देखो इसको सॉल्व करो, ये कितना आएगा, 9 × 7 इज 63, 63 × 5 × 3, या फिर आप सीधा 63 × 15 कर लो। 63 × 15 करोगे ना, ये कितना आएगा, इसको आप सॉल्व करोगे ये आपका आ जाएगा 945। तो बेसिकली वो आपसे पूछ रहा है कि 2 की पावर 945 की यूनिट डिजिट कितनी होती है। अब मुझे बताओ 945 को क्या लिखोगे, ये होगा आपका 2 की पावर 4n+1, और 2 की पावर 4n+1 कितना होता है, 2। तो एक्चुअल में ना ये 30 से 40 सेकंड का क्वेश्चन है, और लोगों ने इंटरनेट पे कहा है कि नहीं नहीं दिस इज अ टफ क्वेश्चन। टफ, हर क्वेश्चन टफ उस इंसान के लिए है जिसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। पर अगर एक इंसान की कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, एक्टिव लर्निंग उसने करी है, प्रैक्टिस उसने खूब सारी करी है, ठीक है ना, तो उस इंसान के लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ठीक है ना। इसीलिए आपने देखा होगा मैंने पहले 40 मिनट इस लेक्चर के आपको कॉन्सेप्ट समझाने के ऊपर ही ध्यान दिया, ठीक है ना। वो कॉन्सेप्ट जानने ज़रूरी थे, बिना उस कॉन्सेप्ट को जाने आप ये पढ़ने लग जाओगे तो फिर अजीबोगरीब ही लगेगा। इसीलिए मैं हमेशा फोकस करता हूं कि पहले कॉन्सेप्ट आते हैं, फिर आपकी प्रैक्टिस आती है, फिर आपके बाकी सेक्शनल टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आते हैं। देयर इज अ वे टू स्टडी सी सेट। सी सेट मुश्किल तब है अगर आप उसको सही ढंग से नहीं पढ़ते। अगर सही ढंग से पढ़ना आता है तो फिर मुश्किल नहीं है। जो बच्चे गलत ढंग से पढ़ते आ रहे हैं उनको मुश्किल लगेगा, इसीलिए तरीका ठीक करो पढ़ने का। हार्ड वर्क इज इंपॉर्टेंट, मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट नहीं है, हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, पर साथ में आपको यह भी जानना होगा कि हार्ड वर्क आपको किस डायरेक्शन में और किस तरह से डालना है, इसमें फर्क करना सीखो इस बात के अंदर, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए 2 बन जाएगा। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको और कराना चाहता हूं, ठीक है, ताकि आपकी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए। अब देखो यार, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में ना पूछा हुआ है 1 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 3 की पावर 3, ऐसे करते करते अप टू 10 की पावर 10, इसकी यूनिट डिजिट क्या बनेगी। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है क्योंकि मतलब आपको थोड़ा लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं सारे नंबर एक बार लिख लेता हूं यहाँ पे। इसमें ना देखो ध्यान से देखो, ये मल्टीप्लाई नहीं है, इसमें क्या है, प्लस इस्तेमाल हुआ है, प्लस, ठीक है, प्लस इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे। हमें ये पूरा नंबर सॉल्व करना पड़ेगा, ये पूरा जो नंबर यहाँ पे कर लेते हैं, एक काम करते हैं, कर लेते हैं। देखो 1 की पावर 1 कितना होता है, वो तो 1 ही आता है, इसकी यूनिट 1 है। 2 की पावर 2 कितना होता है, ये होता है 4, तो इसकी यूनिट डिजिट भी 4 है। इसका आपका क्या होता है, 3 की पावर 3 होता है 27, जिसकी यूनिट डिजिट आपकी 7 आ जाएगी। और 4 की पावर 4 क्या होता है, ये 4 की पावर 4n होता है, या 4 की पावर सॉरी इवन होता है, 4 की पावर इवन आपका 6 आ जाता है। 5 की पावर आप कुछ भी करते रहो वो तो 5 ही आएगा, 6 की पावर आप कुछ भी करते रहो वो 6 ही आएगा। अब देखो 7 की पावर 7, व्हाट इज 7 की पावर 7, 7 की पावर ये 4n+3 है, और 7 की पावर 4n+3 होता है 7 9 3, तो ये वैल्यू बन जाएगी 3। 8 की पावर 8 क्या होता है, ये आपका 8 की पावर 4n होता है, वो आता है आपका 2, ठीक है, 2 बन जाएगा। 9 की पावर आप ऑड देख लो, 9 की पावर ऑड कितना होता है, 9 ही होता है। और 10 की पावर मतलब 0 की पावर समथिंग इज 0 ऑलवेज, तो ये 0 बन जाएगा। बस आपको इसी को ऐड करना है, ऐड करो 1 + 4 5 + 7 12 18 23 29 32 35, एंड आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आई थिंक हमने थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक करी है, मैं दोबारा एक बार कर लेता हूँ। एक्चुअली यहाँ पे 8 की पावर 8, हाँ 8 की पावर 8 यहाँ पे आप करेक्ट करिएगा। 8 की पावर 8 जो होता है ना, वो हमने यहाँ थोड़ा गड़बड़ कर दी, 8 की पावर 8 आपका 6 होता है, ठीक है, हाँ 8 64, हाँ ठीक है ओके यस। अब दोबारा एक बार करेंगे, 1 + 4 5 12 18 23 29 32 38 47, तो इसका आंसर 47 आएगा। तो आपका यूनिट डिजिट आपका 7 आ जाएगा, ठीक है। आई एम वेरी सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा मेरे से कैलकुलेशन में यहाँ मिस्टेक हो गई थी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, ठीक है। तो इसको आप प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। 8 की पावर 4n आपका 6 होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा मैंने ना कैलकुलेशन में थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, तो 8 की पावर 4n आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने,
पिछले क्वेश्चन में प्लस था तो हमें सॉल्व करना पड़ा, क्या इसको भी वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा? देखो एक चीज़ अंडरस्टैंड करो, यहाँ पर ना 5 के बार 5 है आपके पास, और ये तो इसका आपको पता है ये तो हमेशा 5 ही निकल गया इसका आंसर, तो मतलब इस 5 के बार 5 का तो यूनिट जो आएगा वो 5 ही आएगा। और आप नोटिस कर पा रहे हो यहाँ पर आपको इसका इवन नंबर का साथ भी मिल गया। अब मैंने आपको बोला था कि अगर एक नंबर 5 है यूनिट डिजिट में और उसको एक इवन नंबर का साथ मिल जाता है तो इवन इंटू 5 की यूनिट डिजिट जो आती है वो हमेशा 0 बन जाती है, तो इसीलिए इसका आंसर 0 बन जाएगा। अगर 2 या इवन नंबर का साथ ना मिला होता तो आंसर 5 आता, पर यहाँ पर उसको साथ मिल गया है तो इसीलिए इसका आंसर जो होगा वो आपका 0 बन जाएगा। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? एक ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। यहां पर क्या पूछ रहा है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। क्या आप लोगों को प्राइम नंबर्स आते हैं? बिल्कुल आते हैं सर। कौन से होते हैं? पहले 10 प्राइम नंबर। देखो 2 से स्टार्ट हो जाओ, ये होंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और आपका 29 हो गया ना 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, इन 10 प्राइम नंबर का प्रोडक्ट लेना है। अब एक बात नोटिस करो, यहाँ पर मेरे पास 5 आ चुका है, हाँ ठीक है, और मेरे पास एक यहाँ पे इवन नंबर आ चुका है। मैंने आपको बताया था जैसे ही 5 इवन नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर 0 ही आना है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ए 0 होगा। वेरी इजी क्वेश्चन। अब यहां देखेंगे, यहां पर क्या पूछा हुआ है, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नेक्स्ट 10 प्राइम नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 3। अब देखो इसने 2 हटा दिया, यहाँ पे 3 से शुरू करना है। अगर आप 3 से शुरू करोगे ये बनेंगे 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और आपका 31। इन 10 प्राइम नंबर का आपको प्रोडक्ट करके उसकी यूनिट डिजिट निकालनी है। कैसे निकाल सकते हैं? इससे देखो, मैंने आपको बोला था अगर एक नंबर 5 है, अगर उसको इवन का साथ मिलता है तो आंसर आपका 0 मिलेगा, अगर इवन का साथ नहीं मिलता सिर्फ ऑड ही है तो आंसर 5 आएगा। क्या यहां पर कहीं पर भी उसको इवन का साथ मिला? नहीं सर, बिल्कुल नहीं मिला। इवन का साथ नहीं मिला तो आंसर आपका यहाँ पे सीधा 5 आएगा। ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको करा दिया सो दैट आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी किसी प्रकार की यहाँ पे ना आए। आई होप दैट इज ओके टू एवरीवन। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? एक आखिरी टाइप ऑफ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं जो कि यूनिट डिजिट के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो आपको ना मैंने पिछले चैप्टर्स के अंदर आपको ना फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट सिखाया था। फैक्टोरियल होता क्या है? जस्ट अ रिवीजन, हालांकि मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। देखो जैसे मान लो मैं आपको बोलता हूँ 5 फैक्टोरियल, इसका मीनिंग पता क्या है? आपको 5 से शुरू करना है और तब तक मल्टीप्लाई करते रहना जब तक आपके पास 1 ना आ जाए। जैसे आप 5 से शुरू करोगे तो नंबर छोटे करते रहो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 तक आपको लेके जाना है इस नंबर को। यहां से शुरू करो, जिसका फैक्टोरियल है ना वहां से शुरू करो, उसको छोटा करते करते आप 1 तक ले आओ। तो ये कितना बन जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये बनेगा आपका 120। ऐसे कोई आपसे पूछे 4 फैक्टोरियल कितना आएगा, वो आएगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये बन जाएगा आपका 24। ऐसे आपसे कोई 3 फैक्टोरियल पूछे वो आपका 3 इंटू 2 इंटू 1 आएगा, वो आपका आएगा 6। ऐसे आपसे 2 फैक्टोरियल कोई पूछे तो बनेगा 2 इंटू 1, बन जाएगा 2। ऐसे 1 फैक्टोरियल आपको पूछे वो तो आपका 1 ही याद आएगा। एंड इवन आपका 0 फैक्टोरियल को आपसे पूछे वो भी आपका 1 ही होता है। ये कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए फैक्टोरियल के बारे में। अब एक बात अंडरस्टैंड करना, आप यहाँ पे ना जैसे 4 फैक्टोरियल की वैल्यू देखो, 4 फैक्टोरियल क्या है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर आप नोटिस करो जब मैंने 5 फैक्टोरियल लिखा ना तो ये वैल्यू तो यहाँ पे कॉमन आई। ये देखो ना, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट 4 फैक्टोरियल। तो एक्चुअली अगर आपको 5 फैक्टोरियल लिखना हो ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। चेक कर लो ना। ऐसे अगर आपको 4 फैक्टोरियल लिखना हो तो आप देखो ना यहाँ पे ये वाली वैल्यू कितनी है, ये 3 फैक्टोरियल ही तो है, तो 4 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे आपको 3 फैक्टोरियल लिखना हो तो उसको आप लोग 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हो। 2 फैक्टोरियल लिखना हो तो 2 इंटू 1 फैक्टोरियल लिख सकते हो, इस तरह से। और अगर मान लो आपको पूछो 7 फैक्टोरियल लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हो 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। मतलब पिछले वाले तक का तो आपने लिखा ही हुआ था, बस उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे मान लो अगर आपको n फैक्टोरियल लिखना है ना तो आप इसको लिख सकते हो n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ऐसे भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, ये मैंने आपको पहले पढ़ाया था, बट यहां पर एक हल्का सा रिवीजन के लिए मैंने आपको ये बात दोबारा बता दी।
अब इससे क्वेश्चन देखो कैसे बन सकते हैं यूनिट डिजिट के अंदर। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपके सामने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू आप बताओ 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट आप बताओ। तो देखो निकाल लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, 2 फैक्टोरियल कितना होता है वो होता है 2, 3 फैक्टोरियल कितना होता है वो होता है 6। तो कितनी आएगी यूनिट डिजिट इसकी? इसकी दोस्तों आपकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो आपकी 9 बन जाएगी। क्लियर है यहाँ पे? बिल्कुल। थोड़ा एक लेवल आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे थोड़ा नंबर बड़ा हो गया, पर इसकी वैल्यूज भी हमें पता है। 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, 3 फैक्टोरियल आपका 6 होता है, 4 फैक्टोरियल होता है आपका 24 एंड आपका 5 फैक्टोरियल होता है 120। अब पूरा नंबर ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ यूनिट डिजिट को ऐड कर लो। तो जैसे आपने यूनिट डिजिट ऐड किया वो आएगा 1 2 6 4 0। कितना बनेगा ये? 4 + 6 10 + 2 13, 13 मतलब आपका 3। तो इसका आंसर आ जाएगा 3। पूरा नंबर ऐड नहीं करना, ओनली ऐड यूनिट डिजिट्स इन दिस केस। अब देखो 5 फैक्टोरियल तक हमने कर लिया, पर अगर मैं आपको एक बड़ा नंबर दूं, मतलब 1 फैक्टोरियल से लेके आपको 100 फैक्टोरियल तक के सारे नंबर ऐड करने हैं। अब ये अपने आप में देखने में चैलेंजिंग है, बिल्कुल चैलेंजिंग है, पर सॉल्व करना बहुत ही आसान है। देखो मुझे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू पता है, वो तो 1 ही होता है, ठीक है। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने अभी आपको बताई, वो 2 निकल के आई। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने आपको बताई, वो आपकी निकल के आई 6। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू हमने सॉल्व की थी, वो आया था 24, जिसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी 4। 5 फैक्टोरियल की मैंने आपको वैल्यू बताई, वो थी 120, जिसकी यूनिट डिजिट आएगी 0। अब देखना, अगर मैं दोस्तों 6 फैक्टोरियल इसके बाद की वैल्यू बताऊं तो वो कितनी आएगी? वो आएगी 6 × 5 फैक्टोरियल, यही आएगा ना। अभी मैंने पीछे बताया मैंने आपको। अब देखो 5 फैक्टोरियल क्या आता है 120, तो 6 × 120। आपको बाकी नंबर से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बाकी डिजिट से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, फर्क पड़ेगा सिर्फ यूनिट डिजिट से। मुझे बताओ इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी? इसकी यूनिट डिजिट आएगी 6 × 0, वो आएगा कितना 0। तो सर 6 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट कितनी है 0। अच्छा मुझे 7 फैक्टोरियल निकालना, वो कितना आएगा? यूनिट डिजिट बताओ मुझे सिर्फ। सर 7 फैक्टोरियल मतलब 7 × 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट कितनी थी 0, तो ये 7 × 0, ये भी 0 ही आएगा। आगे मुझे 8 फैक्टोरियल की यूनिट डिजिट अगर चाहिए हुई ना, वो क्या होएगा 8 × 7 फैक्टोरियल, वो फिर से 8 × 0। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, इसके बाद ना सारे नंबर्स के एंड में 0 ही आ रहा है, क्योंकि एक बार ना यहाँ 120 वाले ने 0 कर दिया, ये अब आगे 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 मल्टीप्लाई होगा। 6 फैक्टोरियल क्या होगा 6 × 120, वो 0 लाएगा। फिर 7 फैक्टोरियल क्या होगा 7 × 6 × 5 फैक्टोरियल, वो फिर से 0 आ जाएगा। तो इसके आगे वाले जितने भी नंबर हैं 100 फैक्टोरियल तक, मतलब जितने भी नंबर हैं उनके सबके एंड में 0 ही आएगा। तो एक्चुअल में ना ये सारे नंबर यूनिट डिजिट के अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे ही नहीं। यूनिट डिजिट जो आएगी वो केवल केवल यहां से आएगी, आगे वाले सारे नंबर के एंड में कम से कम एक 0 तो आ ही रहा होगा। सो दैट इज वाई यूनिट डिजिट निकालने में सिर्फ इनका रोल रहेगा, इसके बाद के जितने भी नंबर्स हैं उनके सब के एंड में 0 ही आ रहा है। तो बस इनको ऐड कर दो, 1 + 2 + 6 + 4 वो होता है आपका 13। तो इसका आंसर केवल 3 आ जाएगा। भले यहाँ पे 100 फैक्टोरियल की जगह 1000 फैक्टोरियल भी लिख देता ना, तब भी आंसर 3 ही आता, क्योंकि आगे सारे नंबर्स जो आएंगे उनकी यूनिट डिजिट जो आएगी वो 0 ही होगी। अब इसका आंसर बताना आप लोग मुझे, क्या आएगा इसका आंसर? देखो ये तो इजी है, यहाँ पे देखो 1 फैक्टोरियल कितना होता है 1, तो ये है 1 की पावर 1। 2 फैक्टोरियल कितना होता है 2, तो ये है 2 की पावर 2। और 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6, तो ये है 6 की पावर 6। इसको सॉल्व कर लो, 1 की पावर 1 1 हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 6 की पावर 6। अब मैंने आपको बताया था 6 की पावर कुछ भी करते रहो उसकी वैल्यू हमेशा 6 ही आती है यूनिट डिजिट की फॉर्म में। तो ये कितना बन जाएगा 1 + 4 + 6, ये बन जाएगा 11। तो इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो आएगी आपकी 1। इसके आगे चलेंगे, अगर मान लो मैंने आपको ये अब दिया, अब इसको सॉल्व करो। देखो 1 फैक्टोरियल कितना आता है 1, तो 1 की पावर 1 ये तो हमने अभी कर लिया, 2 की पावर 2 प्लस 6 की पावर 6। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, होता है 24, वो होता है क्या 24, तो वो आएगा 24, 24 की पावर 24। और 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120 की पावर 120। अब देखो 1 की पावर 1 तो 1 है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 की पावर कुछ भी करो वो 6 ही आएगा। अब देखो ये क्या है, सर मुझे 2 तो दिख ही नहीं रहा 2 तो मुझे दिख ही नहीं रहा, मुझे दिख रहा है 4 की पावर इवन, राइट। और यहाँ पर क्या आएगा 0 की पावर समथिंग, वो तो 0 ही आएगी। अब देखो 4 की पावर इवन कितना होता है, सर 4 की पावर इवन आपने अभी तो बताया था, 4 की पावर इवन होता है 6, बिल्कुल।
तो कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 17, तो यानी कि आंसर बन जाएगा यहाँ पे 7। ऐसे बहुत आराम से कर सकते हो। पर अगर मैं इसको बड़ा नंबर ले लूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपका लिख दिया, यहाँ पर इट गोज टिल 100 फैक्टोरियल, इसको कैसे करेंगे? देखो एक चीज़ अंडरस्टैंड करो, मैंने आपको यहाँ पे 5 फैक्टोरियल तक तो बता ही दिया, यहाँ पे मैंने आपको 5 फैक्टोरियल तक तो बता ही दिया। अब इसके बाद क्या आया होगा, इसके बाद दोस्तों आया होगा आपका 6 फैक्टोरियल की पावर 6 फैक्टोरियल। अब मुझे बताओ 6 फैक्टोरियल क्या है, 120 इंटू 6 वो होता है 720 की पावर 720। क्या ये जीरो ही नहीं आएगा, जीरो की पावर कुछ भी करो। अब यहाँ पे आगे अगर आप 7 फैक्टोरियल की पावर 7 फैक्टोरियल करोगे, देखो उसके भी एंड में क्या आएगा, 7 इंटू 720 ऐसे कुछ आएगा, उसकी पावर भी यही आएगी। ये भी तो एंड में जीरो ही आएगा, जीरो की पावर कुछ भी करोगे, तो 7 फैक्टोरियल पावर 7 फैक्टोरियल वो भी जीरो आएगा। ऐसे ही 8 फैक्टोरियल पावर 8 फैक्टोरियल वो भी जीरो ही आएगा, अगले सारे नंबर जीरो ही आएंगे। तो इसका आंसर जो हमने पहले निकाल लिया ना 5 फैक्टोरियल तक, उतना ही आएगा, क्योंकि उसके आगे वाले सारे नंबर जीरो आएंगे, उनको ऐड भी करते रहोगे, प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसा हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था, वहां पे आंसर आपका 7 आया था, तो 7 के आगे आप लोग प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो करते रहेंगे, तो आंसर आपका बहुत सारे ऐसे प्लस जीरो आएंगे, तो आंसर आपका 7 ही आएगा इस क्वेश्चन का, इसीलिए आंसर हो जाएगा आपका 7। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये कुछ चीजें थी जो आज के सेशन में मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। अब ध्यान रखिएगा, इसकी जो पीडीएफ होगी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, ताकि आप यहाँ पे इसके नोट्स रिवाइज कर पाओ। ठीक है ना? अब देखो आपने नोटिस किया होगा आज के सेशन में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए और बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, तो ये फ्री के नंबर हैं, इसको आप मिस मत करिएगा। तो नोट्स जो होंगे मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा इसके। बाकी जैसा मैंने आपको बार बार आपको बताया, जितना ज़्यादा आप सी सेट के अंदर प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अच्छे से आप यहाँ पे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के अंदर यहाँ पे सक्षम हो पाएंगे। इस अप्रोच को, इस चीज़ को आप यहाँ पे जितना जल्दी समझ जाओगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। पर ये जो 5 स्टेप्स आपके सामने लिखे हुए हैं ना, इनको आपने मिस नहीं करना। कंसेप्ट्स हमने बहुत अच्छे ढंग से हर एक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया है। प्रैक्टिस मैंने करी है और मैंने आपको भी करवाई है, ये बोल के कि आपको खुद पेन पेपर लेकर वीडियो पॉज करके सॉल्व करना है। नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, बाकी इसकी खूब सारी प्रैक्टिस करनी होगी और कहीं ना कहीं आपको मॉक्स भी देने चाहिए, ताकि आपको टाइम मैनेजमेंट भी यहाँ पे अच्छे से करनी आ पाए। अगर आप इस तरह से होलिस्टिक ढंग से, एक स्ट्रक्चर्ड ढंग से तैयारी करते हैं अपने सी सेट की, तो कहीं ना कहीं आप रियलाइज करोगे कि आपकी प्रेपरेशन फिर सही ट्रैक के ऊपर ही रहेगी। ठीक है ना? बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आज का सेशन आपको कितना अच्छा लगा, कितना समझ आया, कितना नहीं आया। ये देखो फ्री के मार्क्स होते हैं नंबर सिस्टम से, या सॉरी अपने जो नंबर सिस्टम के अंदर ये जो टॉपिक है आपका यूनिट जेड का, यहाँ से रफली एक क्वेश्चन हर साल आता है। और अगर आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया, तो ये चैप्टर में से 2.5 नंबर लेकर आना बिल्कुल आसान बात है। और 15-15 सेकंड के अंदर या 20 सेकंड के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते आपने अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करी हो। राइट दोस्तों, तो ये हमारा आज का डिस्कशन था। आई होप आपको ये पूरा अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।